नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोशन गुप्ता एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं और ई पद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग PYQ हिस्ट्री का लेके आ गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर इसका अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो एक सीट शिक्षक का आपका पक्का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण STET के लिए, CTET के लिए 1 to 12 टीचर हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट बेसिकली स्पेशली पढ़ रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपना क्लास आज स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही पहला मोटिवेशनल कोट्स ये सामने रहा। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका, मगर जो फिर से उड़ सका वही यहाँ जिंदा है। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। साथियों, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो PGT TRE 2.0 2023 में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। और चलिए, ये पहला प्रश्न है 111। सिलसिला क्या होते हैं? पहला है सूफी वंशावली, बी उलेमा वंशावली, सी उमरा वंशावली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी वंशावली। सूफी वंशावली, सूफी वंशावली। तो इसमें क्या है, चलिए सिलसिला। अच्छा, इसमें पहला बात आया है सिलसिला का, सिलसिला। तो सिलसिला था क्या? सिलसिला था विशेष रूप से इस्लाम के आध्यात्मिक और राष्ट्रीय पहलुओं से जुड़े हुए, विशेष रूप से इस्लाम के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े हुए, इस्लाम के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ा हुआ था, पहलू से जुड़ा हुआ था सिलसिला। ठीक है। और इसी में एक आता है उलेमा, प्रकृति में विद्वान या न्यायिक थे। उमरा वंशावली जो राजनीतिक या सैन्य नेतृत्व पे थे। चलिए, इसके बारे में यही सिलसिला क्या था? सिलसिला विशेष रूप से इस्लाम आध्यात्मिक आधारित था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो पहला है मस्जिद, दूसरा देग, तीसरा दरगाह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसमें अकबर चिश्ती सिलसिले को काफी मानता था। अजमेर में चिश्ती का एक दरगाह था। क्या था? अजमेर में चिश्ती का एक दरबार था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये काफी फेमस है। चिश्ती का दरगाह, दरगाह कहाँ है? तो ये है, कहाँ है साथियों? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में है, अजमेर राजस्थान। कहाँ है? अजमेर राजस्थान। तो इसके निर्माण में अकबर की जो महत्वपूर्ण योगदान था वो क्या है? अकबर में भोजन बनाने के लिए बड़ा सा कढ़ाई दिया था। ठीक है, जिसमें भोजन पकाया जा सके, उसमें निर्माण किया जा सके और बांटा जा सके। तो देग या कढ़ाई अभी बोलते हैं जिसको, ये तो ये अकबर ने दिया था। ठीक है। अच्छा, दरगाह इसमें बोल रहा है और मस्जिद, हाँ मस्जिद का तो निर्माण करवाया ही था। ठीक है। और ये दरगाह तो वो था ही, पहले से था, लेकिन अकबर ने निर्माण नहीं करवाया था। तो ऑप्शन एक और बी, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है कहाँ? तो अजमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, पद्मावत किसका एक रूप है? पद्मावत नाम से ही एक मूवी आई थी जिसका काफी विरोध भी किया गया था कुछ समय पहले, ठीक है। तो पद्मावत किसका एक रूप है? पहला है शादीनामा का, दूसरा चरखानामा का, तीसरा प्रेम आख्यान का, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम आख्यान का। क्या हो जाएगा? प्रेम आख्यान का। पद्मावत जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था? पद्मावत पुस्तक की रचना किसने किया था? ये कई बार प्रश्न में आया है। पुस्तक की रचना किसने किया था? तो किया था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किसने किया था? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, ठीक है ना। जिसमें अलादीन का चित्तौड़ घेराबंदी था, जिसमें राजा रतन सिंह और पद्मा राजा रतन सिंह और पद्मा की प्रेम कहानी है। पद्मा की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, अभी पढ़े थे ख्वाजा, जो कि कहाँ था? अजमेर में था। ये है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह साथियों दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो ये है दिल्ली में, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है? निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आलमगीर, दूसरा सुल्तान उल उमरा, सी सुल्तान उल मसाइक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान उल मसाइक। निजामुद्दीन औलिया जी को ये उपाधि दी गई थी। निजामुद्दीन औलिया जी को ये उपाधि दिया गया था, किसका? सुल्तान उल मसाइक। सुल्तान उल मसाइक ये क्या था? एक उपाधि था जो निजामुद्दीन औलिया जी को दिया गया है। प्रश्न में कई बार आया है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। उसके बाद एक प्रश्न था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो वो अजमेर में है। इससे पहले प्रश्न पे हम देखें, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित है? तो पहला है कबीर, बी बाबा फरीद, सी रविदास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आदि ग्रंथ की रचना, ठीक है। तो आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। गुरु अर्जुन ने किया था, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु थे, ठीक है ना। इन्होंने किया था। तो इसमें आदि ग्रंथ में कबीर का भी वाणी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है कबीर का, बाबा फरीद का और रविदास का, रविदास का, तीनों का इसमें वाणी शामिल किया गया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, चूंकि ये तीनों का ही इसमें शामिल है, ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो उल्टा और सुलटा भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो कबीरदास जी करते थे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, बी मंझन, सी कबीरदास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। अगले प्रश्न में चलते हैं, इनमें से कौन सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है? सगुन का मतलब क्या होता है? दो मार्गी के थे, एक था सगुन, ठीक है, और दूसरा निर्गुण। सगुन वाले क्या मानते थे कि भगवान का एक निश्चित आकार होता है, जैसे शिव जी के मानने वाले, ठीक है, जिसे नैनार भी कहते थे, विष्णु जी के मानने वाले जिसको अलवार भी कहते हैं, राम जी को मानने वाले। तो ये क्या है? सब सगुन है। इसमें क्या था? एक निश्चित आकार है, निश्चित आकार है, ठीक है, और निर्गुण में कोई आकार नहीं, निराकार, निराकार ब्रह्म को मानने वाले। जैसे निर्गुण में कौन है कि अपने कबीरदास जी, सबसे मुख्य कौन है? कबीरदास जी और गुरु नानक जी निर्गुण। चलिए, इसमें क्या कहा? इनमें से कौन सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं थे? ठीक है, मतलब इसमें से निर्गुण मार्गी कौन थे ये बताना, ठीक है। तो इसमें पहला कबीर जी थे, ये तो सही बात है, थे ही। मीराबाई नहीं, मीराबाई कृष्ण भगवान को अपने पति रूप में मानती थी, ठीक है। उसके बाद तुलसीदास जी तो राम जी को मानते थे, तो ये भी नहीं होगा। मीराबाई ये कृष्ण भगवान को मानते थे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान का एक सगुन में है और तुलसीदास भी सगुन में है, निर्गुण में कौन है? सिर्फ कबीरदास है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें कहता है, पहला है तजकीरा संतों की जीवनी संबंधी लेख, बी मालफुजात सूफी संतों की बातचीत, सी मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सारे का सारा ही जोड़ा जो है वो सही है, ठीक है। ताजकीरा संतों की जीवनी संबंधी लेख था, ठीक है। अच्छा, मालफुजात सूफी संतों की बातचीत जो था वो था, ठीक है। मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र थे, वो मकतूबत कहलाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सारा ही क्या है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हर एक एग्जाम में आता है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया, ठीक है। तो पहला है कॉलिन मैकेंजी द्वारा, बी फ्रांसिस मैकेंजे द्वारा, सी अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉलिन मैकेंजे द्वारा। किसके द्वारा? कॉलिन मैकेंजे द्वारा। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कहाँ है? हम्पी जो है, हम्पी स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। हम्पी एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न आया है कि हम्पी विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुआ था? हम्पी यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था, विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था, मतलब युद्ध था? पहला है गुजरात के सुल्तान, बी उड़ीसा के गजपति शासक,
सी वातापी के सातवाहन शासक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? उड़ीसा के गजपति शासक। क्या हो जाएगा? उड़ीसा के गजपति शासक। अच्छा, तो आया है यहाँ पे विजयनगर के बारे में बात, तो विजयनगर के बारे में जानते हैं। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। तो प्रश्न ये आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों 1336 ईस्वी में संगम वंश का शासक हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था, जो किस वंश से था? संगम राजवंश से था। किस वंश का था? संगम राजवंश का था। ठीक है, संगम राजवंश का था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1336 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी में। राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी थी हम्पी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पांड्यों का साम्राज्य, बी चेरों का साम्राज्य, सी चोलों का साम्राज्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा साथियों? उपर्युक्त में से कोई नहीं। कर्नाटक साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को संदर्भित करता है। कर्नाटक साम्राज्य जो है, कर्नाटक साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को संदर्भित करता है। विजयनगर साम्राज्य को संदर्भित करता है। संदर्भित करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल अजीज, बी बर्नियर, सी टॉमस रो, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा साथियों? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ना इन्होंने किया था, ना इन्होंने किया था, ना इन्होंने किया था। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी हम जानते ही हैं किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। तो ये प्रश्न पूछा किस नदी पर स्थित है? तो पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। हम्पी किस नदी के किनारे है साथियों? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? ठीक है, तो पहला है पंचतंत्र, बी रामायण, सी ऋग्वेद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामायण। हजारा राम मंदिर, राम से हम लोग क्या कर सकते थे? इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, तब भारत के कर्नाटक के हम्पी में स्थित हजारा राम मंदिर कहाँ है? हजारा राम मंदिर ये है कर्नाटक के हम्पी में स्थित।
हम्पी क्या है, वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, जो कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो हजारा राम मंदिर कहाँ है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और इसमें जटिल नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? रथ की मूर्ति पत्थरों से बनाई गई है। तो पहला ऑप्शन है हजारा कृष्ण मंदिर, बी विठल मंदिर, सी हजारा विरूपा मंदिर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 125 कर्नाटक के हम्पी में स्थित। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विठल मंदिर। क्या हो जाएगा, विठल मंदिर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? तो पहला, खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, बी राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को क्षमा करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, सी सम्राट अकबर का इतिहास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अबुल फजल द्वारा लिखित गई आईने अकबरी में, कई बार प्रश्न ये आता है कि आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी में क्या सब चीजें वर्णित है? तो इसमें पहला है खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, बी राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह टैक्स, ठीक है, को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, सम्राट अकबर का इतिहास। तो अबुल फजल जो था सम्राट अशोक के 9 रत्नों में से एक था। सम्राट अशोक अकबर, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक, 9 रत्नों में शामिल कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना से, बी बॉटनिकल गार्डन के प्रभारी, तो ये तो सही है, बॉटनिकल गार्डन के प्रभारी थे। गवर्नर जनरल के सर्जन, जो गवर्नर जनरल थे उसके सर्जन डॉक्टर थे ये, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो फ्रांसिस बुकानन जी के बारे में ये बी और सी दोनों सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के व्यावसायिकीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह कथन किसका है? ये बात किसने कहा था? पहला ऑप्शन है रजनी पाम दत्त, बी सर हेनरी कॉटन और सी हेमचंद्र राय चौधरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रजनी पाम दत्त। अच्छा, इसने रजनी पाम दत्त जी का एक इंडिया टुडे पूछा जाता है, इंडिया टुडे किनका था? इंडिया टुडे की रचनाकार कौन थी? रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ग्रैंड ओल्ड लेडी मतलब वयोवृद्ध महिला के नाम से कौन जाना जाता था? अरुणा आसफ अली जी जाने जाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, ठीक है। तो पहला है 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था। नहीं, आयात तो होता था लेकिन 90% नहीं था, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा है, कम था। तो ये गलत जवाब है, ठीक है। गलत जवाब को ही खोजने के लिए कह रहा है, तो ये गलत है। 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हाँ, तो ये सही जवाब है, ठीक है। अगला है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था, ठीक है। तो ये भी सही जवाब है, ठीक है। तो ये भी सही जवाब है और ये भी सही जवाब है। इसका मतलब क्या हो गया कि डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अच्छा, गलत जवाब कहा है ना, तो गलत कहा है तो ये नहीं होगा। गलत कहा है तो गलत तो सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आयोग ने जब आंसर शीट जारी करा था तो उन्होंने उपयुक्त में से एक से अधिक ही जवाब दिया था, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ यही गलत है, बाकी दोनों ही सही था। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? ये भी क्या पूछ रहा है? गलत। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ था? तो बंगाल में। हाँ, तो ये तो सही है, बंगाल में था। रैयतवारी प्रणाली कहाँ था? दक्कन क्षेत्र में था, ये भी सही है। महालवारी व्यवस्था कहाँ था? तो अवध में था, ये भी सही है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग गलत है? तो गलत तो कोई नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में। उसके बाद रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? दक्कन में किया था, और टॉमस मुनरो जी किए थे। कौन किए थे? टॉमस मुनरो जी किए थे। टॉमस मुनरो जी किए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद महलवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजे। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजे। हॉल्ट मैकेंजे जी ने किया था। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजे जी ने किया था। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजे जी ने किया था। रैयतवारी 1820 में हुआ था इसकी शुरुआत, और महलवारी 1833 ईस्वी में। महलवारी की शुरुआत 1833 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट वीवीआई इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है, इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। दूसरा, इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामियों को एक निश्चित समय पर प्रचलित अधिकतम लगान का दावा करना चाहिए। सी, इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को अपने लाभ का एक हिस्सा क्षेत्र किसानों के साथ साझा करना चाहिए। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामियों को केवल एक निश्चित समय पर क्या होना चाहिए? प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा रिकार्डियन। अच्छा, रिकार्डियन क्या थे? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, डेविस रिकार्डो। क्या थे? डेविस रिकार्डो क्या थे? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। कहाँ क्या अर्थशास्त्री थे? तो ब्रिटिश थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया है कि साहूकारों और रैयतों, साहूकारों मतलब बनिया, रैयतों मतलब किसान,
के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी, केवल 3 वर्षों के लिए होगी, ठीक है ना, परिसीमन किया था। तो पहला, वे किसानों की भलाई की कामना करते थे। अंग्रेज और भला किसानों की भलाई की कामना करेगा क्या? नहीं करेगा, ये तो गलती ही है। चलो, वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। वो तो भला सोचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत जवाब है। वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहेगा। न्याय का कितना बुरा हाल करा था अंग्रेजों ने, आपको पता ही है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं था? है ना, 1857 के विद्रोह के किस नाम से जानते हैं? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें 1857 के विद्रोह का जो नारा था उस समय था रोटी और कमल, ठीक है। तो चलिए, इसमें कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी? ये तो जुड़ी हुई थी। कहां से थी? झांसी से थी, जुड़ी हुई थी, ठीक है। जनरल हीरोज के साथ ये लड़ी थी, तो ये तो जुड़ी हुई थी। चलिए, शाहमल भी जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला भी जुड़े हुए थे। तो ये तीनों ही जुड़े हुए थे। कौन? ये तीनों ही जुड़े हुए थे। शाहमल यूपी के परगना बरौत से। शाहमल जो थे ये कहां से? यूपी के, उत्तर प्रदेश के परगना बरौत, जगह का नाम है बरौत, से जुड़े थे, ठीक है ना। अच्छा, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद अवध से जुड़े थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व किए थे, जो कि कहाँ है? फैजाबाद अवध से नेतृत्व किए। कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला किए थे। शाहमल कहां से किए थे? यूपी के परगना बरौत से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई कहां से की थी? झांसी से की थी। कहां से की थी? झांसी से की थी, ठीक है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के जी के बारे में कहा जाता है कि इनका उपनाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका उपनाम था, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? ठीक है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा हुआ कारण नहीं है, ये कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार। तो ये तो कारण था ही, ये कारण था ही, ठीक है। क्योंकि दत्तक पुत्र का मतलब होता था कि अगर किसी राजा महाराजा का अपना स्वयं का संतान नहीं होता था तो वो गोद ले लेते थे, ठीक है, और उसी को राजशाही सौंप देते थे अंत में। लेकिन अंग्रेजों ने ये नीति ला दी कि दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए पुत्र को आप राज सिंहासन पर नहीं बैठा सकते हैं। अगर आप जिस राजा महाराजे का कोई पुत्र नहीं है तो वो क्या करते थे? वो महाराजे राजा के बाद अंग्रेजों को हो जाया करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। तो ये तो कारण था ही विद्रोह करने में, तो ये तो नहीं होगा। चलिए, दूसरा, यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे थे। हाँ, ईसाई धर्मों को फैला रहे थे। सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण ही क्या था? कारतूस को जो मुंह से खींचा जाता था तो उसमें यह था कि गाय और चर्बी के मांस का उपयोग किया गया था। इसीलिए तो क्या हो गया, लोग समझे कि ये धर्म हमारा भ्रष्ट कर रहे हैं, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। तो ये भी तो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। हाँ, तो ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं जुड़ा हुआ, बाकी दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन गुजराती और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो गुजरात के थे लेकिन ये लंदन में नहीं पढ़ने गए थे, गुजरात के थे। मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण पटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
बी, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे गुजराती थे और लंदन में पढ़ने गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसे लाल, बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? पाल के नाम से नहीं जाना जाता है। तो लाल, बाल, पाल जो कि गर्म दल के थे, तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय यहाँ पर दिया ही हुआ है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो तीनों ही तो नाम है ही, तो ये क्या है, नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इधर राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो नहीं, ये तो नहीं हुआ था। सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार, ये भी नहीं हुआ था। सार्वभौमिक महिला वयस्क मताधिकार, ये भी नहीं था। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा हुआ है? ठीक है, 1919 का जो अधिनियम आया था साथियों, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन जुड़ा हुआ है, तो एडविन मॉन्टेस्क्यू होगा, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अच्छा, साइमन और चेम्सफोर्ड तो ये शामिल थे, और एडविन मॉन्टेस्क्यू भी शामिल थे, चेम्सफोर्ड भी शामिल थे, साइमन शामिल नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते साथियों। अगला प्रश्न है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कांग यूवेई, बी नंबर माओ से तुंग, सी सन्यात सेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सन्यात सेन, जो कि कब किए थे, 1912 ईस्वी में आधुनिक चीन की स्थापना किए थे सन्यात सेन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? मेसोपोटामिया से ही सभ्यता का शुरुआत माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण था। देखते हैं पहला क्या है, यह भारत के व्यापार मार्ग पर स्थित था। दूसरा है, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। सी मैग्ना कार्टा में इसका संदर्भ है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। ये ओल्ड टेस्टामेंट जो एक पुस्तक है, ओल्ड टेस्टामेंट साथियों क्या है, ये एक पुस्तक है। ठीक है, जो कि यहूदी और ईसाई धर्म से संबंधित है, और ईसाई दोनों ही धर्मों से संबंधित है। कौन, ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी और ईसाई धर्म का प्रमुख पुस्तक है। सभ्यता का उद्गम कहां से माना जाता है? सभ्यता का उद्गम मेसोपोटामिया से। सभ्यता का उद्गम कई बार प्रश्नों में आया, सभ्यता का उद्गम कहां से माना जाता है? तो मेसोपोटामिया से माना जाता है। कहां से? मेसोपोटामिया। कहां से माना जाता है साथियों? मेसोपोटामिया से माना जाता है, मेसोपोटामिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है हमारे बीच में ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 141। मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला है दजला, बी डेन्यूब, सी फरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दोनों नदी के किनारे स्थित है। दजला और फरात। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है,
मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरे की अनूठी विशेषता क्या थी? तो ये पत्थर क्या था? एक पैटर्न, ये बेलनाकार ऐसे पत्थर था जो ऐसे करके चलता था मिट्टी पे और एक पैटर्न का चित्र बनाते हुए चलता था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता था, नहीं ये गलत है। यह लगातार चित्र बना सकता था, हाँ ये सही है। ठीक है, सी, इसका उपयोग केवल शासकों द्वारा किया जाता था, नहीं ये व्यवसायी के द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, और तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो चरवाहे प्राचीन समय की बात है, जब हम कोई भी चीज जब बेचने जाते थे तो चीजों का अदला बदली करते थे। ठीक है, तो इसमें है पनीर भी लेते थे, सही है, खाद भी लेते थे, ये भी सही जवाब है, धातु के उपकरण लेते थे, ये भी सही जवाब है। इसका मतलब ये कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? पहला ऑप्शन है स्क्रॉल, बी 11 पट्टिका, सी 12 पट्टिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 पट्टिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंस्टेंटिनोपोल किसके तट पे स्थित है? ठीक है, कंस्टेंटिनोपोल का वर्तमान नाम है इस्तांबुल। इसका क्या नाम है वर्तमान नाम? इसका वर्तमान नाम है इस्तांबुल। वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है, नाम क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल वर्तमान क्या नाम है साथियों? इसका वर्तमान नाम है इस्तांबुल। ठीक है, चलिए, तो ये कहा है कॉन्स्टेंटिनोपोल किसके तट पे स्थित था? तो पहला भूमध्य सागर, बी फारस की खाड़ी, सी काला सागर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काला सागर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काला सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। कॉन्स्टेंटिनोपोल किसको किसको जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को। काला सागर और मरमरा सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है? को कौन जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपोल। कौन जोड़ता है? कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट अगस्टीन कहाँ के बिशप थे? बिशप का मतलब फादर, जो चर्च में रहते हैं। ठीक है, तो सेंट अगस्टीन कहाँ के बिशप थे, कहाँ के फादर थे? तो पहला ऑप्शन है रोम का इतालवी शहर, बी उत्तरी अफ्रीका का शहर हिप्पो, सी ग्रीक शहर स्पार्टा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका की शहर हिप्पो से संबंधित थे। उत्तरी अफ्रीका के शहर हिप्पो से संबंधित थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? चांदी की मुद्रा में गिरावट मतलब चांदी किसी का अब मिल नहीं रहे, बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, इसका कारण क्या था? पहला कारण है इटली की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, नहीं। दूसरा, मिस्र की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, नहीं, इससे तो निकालता ही नहीं था, वो तो निकालता था स्पेन से। अगला है स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, हाँ ये सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 147 का जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। इस बार शिक्षक भर्ती में एक सीट आपका पक्का होने जा रहा है। तो चलिए 138 सवाल है। मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या थे? फ्रांस में क्या था साथियों? उन दिनों 3 स्टेट पॉलिसी चलती थी, स्टेट में बटा हुआ था। वहां का समाज क्या था? स्टेट में बटा हुआ था।
ठीक है, जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट थे। ठीक है, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, पादरी मतलब पोप, पोप मतलब फादर, पादरी वर्ग आते थे। दूसरे वर्ग में आते थे कुलीन वर्ग, मतलब अमीर, राजा, सभी किस में आते थे? कुलीन वर्ग में, द्वितीय वर्ग में आते थे। तृतीय वर्ग में कौन आते थे? किसान, किसान, मजदूर, सभी किस में आते थे? तृतीय वर्ग में आते थे। तो क्या कहा? मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या थे? ठीक है, तो ये कह रहा है पहला है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग। तो इसी में सही जवाब मिल गया है। ठीक है, अगला तब भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ये तो सही होगा। अगला अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, नहीं अभिजात तो नहीं था, ये गलत। सी पोप पद, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, नहीं ये भी नहीं था। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं 149, ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है हमारा। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई थी? ठीक है, तो श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति था ही क्या? श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति साथियों, ये एक ऐसी नीति थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया में केवल और केवल यूरोपीय श्वेत लोग ही आके बस सकते थे इस नीति के द्वारा, और गैर यूरोपीय या गैर श्वेत लोग यहाँ पे आके इस नीति के कारण नहीं बस पाते थे। ठीक है, तो ये कह रहा है श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई थी, कब खत्म किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1973, बी 1972, सी 1974, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? लंबी छलांग योजना साथियों, ये चाइना सरकार ने क्या करा था, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हमारा देश भारत है। ठीक है, लेकिन उस समय चाइना ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला था। ये क्या कहा, इसने अपना एक नया योजना शुरू किया जिसका नाम रखा छलांग योजना। ठीक है, इसके द्वारा इसने नई नई नीतियां लागू किया और आज वो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो कह रहा है लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया? तो पहला ऑप्शन है देश को तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित करने की नीति, चीन 1959। चलिए, तो ये तो सही जवाब है। अगला देखते हैं, देश को तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए नीति, जापान का तो ये था ही नहीं, ये तो चीन का था। अगला, देश को तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित करने की नीति, चीन 1958। अच्छा, ये 1958 की 1980, अच्छा नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ए गलत है, क्योंकि कब हुआ था? 1958 में। देश को तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए, ठीक है, चीन ने ये नीति लागू किया क्या था, जो कि 1958 में। देखिए साथियों, यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए कैसे कैसे दे देता, पहले दे दिया है 1959 पहले ऑप्शन में, ठीक है, और ऑप्शन सी में दिया है 1958। ठीक है, तो ये पैटर्न प्रीवियस ईयर प्रश्न करने का मतलब ही ये होता है कि हम ये समझ सके कि एग्जामिनर किस टाइप का प्रश्न किस टाइप से संगठित करता है, बनाता है। ठीक है, उसके आधार पर अगर हम लोग पढ़े तो हम अपनी कामयाबी को 100% पूरा कर सकते हैं। तो ये साथियों, हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है, और अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को और 4 चांद तक पहुंचाते रहे और अपना क्लास रेगुलर करें, जिससे कि आपकी एक सीट इस बार तो निश्चित रूप से पक्की होने जा रही है। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।